हेलो एवरीवन, आज डेट है 10 अगस्त 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि शिवालिक हिल्स को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रंट पेज पर, और न्यूज़ रिलेटेड है 44 चेस ओलंपियाड को लेकर के। आप सभी को पता है 44 चेस ओलंपियाड जो है वो चेन्नई में ऑर्गेनाइज करवाया गया। जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स अगर इंडिया में ऑर्गेनाइज होते हैं और कौन से सिटी में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, इसको लेकर के एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि डायरेक्टली अभी हाल ही फिलहाल में रिसेंटली कोई इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हों और उस जो रिलेटेड एग्जाम होते हैं किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, हालांकि जो यूपीएससी है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। उसमें लॉन्ग टर्म बेसिस पर या बेसिक हिस्ट्री जो है किसी भी इवेंट से निकल करके जो आती है उसको लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही, और अगर हम बात करें जो अदर कंट्रीज़ हैं उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी, तो फाइनल जो डे है उस पर क्या रिजल्ट रहा। अगर हम बात करें मेन टीम की तो उज्बेकिस्तान जो है वो उन्होंने यहाँ पर टॉप परफॉर्मेंस दी है, और वीमेन टीम की अगर हम बात करें तो यूक्रेन ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा इंडिया की जो टीम है उन्होंने भी थर्ड प्लेस के लिए मीन्स ब्रॉन्ज मेडल के लिए मेन टीम में और ब्रॉन्ज मेडल के लिए ही वीमेन टीम में अपनी परफॉर्मेंस दी है। इस तरीके के जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं वो इंडिया में टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज होने चाहिए, ताकि हमारे जो भी यूथ हैं उनमें एक अट्रैक्शन क्रिएट हो स्पोर्ट्स के लिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है बिहार में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखने को मिली है उसी को लेकर के यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि बिहार में अभी प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी अलायंस गवर्नमेंट है, लेकिन वहाँ पर नीतीश कुमार की जो पार्टी है उन्होंने डिसीजन लिया है कि बीजेपी के साथ में जो हमारा अलायंस है उसको हम रिमूव करके दोबारा से लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है उसके साथ में हम क्या करेंगे, अपने रिलेशन दोबारा से एस्टेब्लिश करेंगे, मींस आरजेडी के साथ में, राष्ट्रीय जनता दल के साथ में। और जो नीतीश कुमार हैं उनकी पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड। तो इनके बीच में डिस्कशन हुआ और दोबारा से उन्होंने डिसाइड किया है। देखो, इससे पहले जब इलेक्शन हुए थे बिहार में तब भी इन दोनों पार्टी ने मिलकर के वहाँ पर अपनी तरफ से जो भी उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो क्रिएट करने की कोशिश की थी। हालांकि मेजोरिटी किसी भी पार्टी को नहीं मिली, लेकिन दोनों के पास में इतनी वहाँ पर स्ट्रेंथ आ गई थी सीट्स की कि वो दोनों मिल करके उन्होंने गवर्नमेंट भी बनाई गई। लेकिन कुछ टाइम के बाद में जो नीतीश कुमार जो हैं उन्होंने इस अलायंस से अपने आप को विड्रॉ किया और बीजेपी के साथ में मिल करके उन्होंने नई पार्टी, नई जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पर फॉर्मेशन की। तो यहाँ पर ये बताया गया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर्स जो हैं वो यहाँ पर न्यूज़ में हैं। एक तरीके से उनको मतलब उनको हम रिलेट करके स्टडी कर सकते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वजह से ही ये सारा हो पा रहा है कि जो अपोजिशन जो पार्टीज हैं वो मिल करके, मतलब जिसके पास में भी जो मेजोरिटी है वो यहाँ पर रूल कर पा रहा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती क्या है। अगर हम बात करें कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, देखो कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, चाहे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो चाहे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, दोनों ही जो गवर्नमेंट के जो लेवल हैं उनमें जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इनके बीच में क्या रिलेशन है, इसी के बेसिस पर इन गवर्नमेंट के जो अदर फॉर्म हैं उनको हम डिसाइड करते हैं या उनकी जो डेफिनेशन है वो दी जाती है। अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो रिलेशन है वो एक दूसरे से मिंगल है, मतलब एग्जीक्यूटिव जो है उसका फॉर्मेशन लेजिस्लेचर से ही हो रहा है, तो वो उसको बोला जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और अगर लेजिस्लेटिव बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो उसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि यूएसए में जो लेजिस्लेचर होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव होते हैं मीन्स जो मिनिस्टर होते हैं वो वहाँ पर अलग होते हैं। उनका लेजिस्लेटिव बॉडी से कोई जो रिलेशन है वो नहीं होता है।
यूएसए में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो पर्सन होते हैं जो अपने एरिया में एक्सपर्ट हो। जैसे कि कोई एजुकेशन एरिया में एक्सपर्ट है तो उसको वहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाएगा, कोई हेल्थ के एरिया में एक्सपर्ट है तो उसको हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाएगा। लेकिन हमारे इंडिया में वही पर्सन हेल्थ मिनिस्टर, वही पर्सन एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे जो पहले लेजिस्लेटिव बॉडी के पार्ट बन करके आए हैं, मतलब इलेक्शन जीत करके आए हैं। ये यहाँ पर कंपलसरी पॉइंट है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कंडीशन दे रखी है कि मान लो किसी पर्सन को हमने इंडिया में मिनिस्टर बना दिया, लेकिन अगर वो लेजिस्लेटिव बॉडी का पार्ट नहीं है, मतलब इलेक्शन जीत करके नहीं आया है, तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर उनको इलेक्शन जीत करके आना होता है। तो ये तो हमने डिस्कस किया पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें डिफरेंस। अब अगर हम बात करें तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर है कि मेजॉरिटी पार्टी रूल, कि जिस भी पार्टी के पास में मेजॉरिटी होती है तो वो यहाँ पर क्या बनाती है, अपनी गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन अगर किसी भी पार्टी को यहाँ पर मेजॉरिटी नहीं मिली है तो कुछ पार्टीज़ मिल करके अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए अलायंस बनाती हैं और उसके बेसिक पर जो है वो अपनी गवर्नमेंट का यहाँ पर निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया, पहले जो नीतीश कुमार की जो पार्टी है उनके पास में कुछ सीट होंगी तो उन्होंने आप बीजेपी के साथ लेकर के मेजॉरिटी प्रूव कर दी। अब उन्होंने जो है वो आरजेडी के साथ में मिल करके वो यहाँ पर मेजॉरिटी प्रूव करेंगे और अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसकी एक इम्पोर्टेंट बेनिफिट है कि यहाँ पर जो भी मान लो किसी पार्टी के पास में किसी ने गवर्नमेंट बना रखी है, स्टेट में और सेंटर में भी गवर्नमेंट बना ली, लेकिन उनके बाद में उनको कुछ टाइम बाद में लगता है कि उनके पास में मेजॉरिटी नहीं है और वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर अपोजिशन जो पार्टीज़ है अगर वो अपनी मेजॉरिटी यहाँ पर प्रूव कर पा रही है तो वो यहाँ पर गवर्नमेंट बना सकते हैं। मतलब रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट जो है वो इसका एक बेसिक फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। इसका एक लूफोल भी है, एक इशू भी है कि यहाँ पर अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है। जैसे कि अभी हमने देखा ना, यहाँ पर नीतीश कुमार जो है उन्होंने दूसरी पार्टी के साथ में मिलकर के यहाँ पर गवर्नमेंट बनानी, इससे जो है वो पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। और यही एक मेजर रीज़न होता है कि ऐसा बोलते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हर 5 साल के बाद में जब मैक्सिमम जो गवर्नमेंट बदलती है तो उसमें जो पहली वाली गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं वो दूसरी वाली गवर्नमेंट जो है वो लगभग उनके नेम चेंज करने में, उनके ऊपर कुछ नया इम्प्लीमेंट करने में ही काम लगा रहता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहले वो बीजेपी अलायंस में थे, उनकी आइडियोलॉजी अलग होगी, किसी अदर पॉइंट्स के ऊपर वो वर्क करते होंगे। अभी वो दूसरी पार्टी के साथ में मिलकर के काम करेंगे, अदर आइडियोलॉजी होगी। और इसकी वजह से जो 5 ईयर्स हैं जिसके लिए गवर्नमेंट को चुना जाता है, उन सभी पॉइंट्स के ऊपर फोकस ना करते हुए, ये भी इसका एक लूप होल है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। अब इंडिया ने फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों लिया, क्यों अपनाया? हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपना सकते थे। देखो, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, यहाँ पर अनस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। ओके, और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है ना, वहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट होती है। मतलब एक बार गवर्नमेंट चुन करके आ गई, फिर उसको वहाँ से रिमूव करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ओके, तो फिर इंडिया को क्या लेना चाहिए था? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका एक बेसिक रीज़न है, और बेसिक रीज़न की अगर हम बात करें तो बेसिक रीज़न ये है कि जब हमारे इंडिया पर ब्रिटिशर्स रूल करते थे तो उन्होंने भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को यहाँ पर फॉलो किया था। तो वही एक बेसिक रीज़न है कि हम काफ़ी लंबे टाइम से फेमिलियर थे इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। तो हमने इसीलिए ही यहाँ पर फोकस किया कि क्यों ना हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही फॉलो करें, क्योंकि हम इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें पता है। दूसरा, अगर हम बात करें तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उन्होंने फोकस किया कि हमें जो है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा चाहिए। मतलब स्टेबिलिटी चाहे हो ना हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है होनी चाहिए। इसके अलावा हमारी इंडिया जो है वो चाहते थे कि देखो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग है और लेजिस्लेचर जो है वो बिल्कुल अलग है। जैसे कि यूएसए में हम देखते हैं कि कोई भी बिल उनको पास करवाना हो वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ के प्रेसिडेंट को, तो काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं। लेकिन हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव जो है वो ईज़िली जो है वो कोई भी बिल पास करवा सकती है। मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो हार्मनी वाला जो रिलेशन है वो हमारे इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है।
ओके। इसके अलावा हमारी इंडियन सोसाइटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है और हम चाहते थे कि हर पॉइंट से जो है उस सोसाइटी को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिले। तो अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाते तो गवर्नमेंट में जो है वो हमारी सोसाइटी के हर पॉइंट से जो लोग हैं उनका इंक्लूज़न नहीं हो पाता। अभी क्या होते हैं, लोग जीत करके आते हैं अपने दम पर अपने एरिया से और फिर उनको यहाँ पर मिनिस्टर भी बना दिया जाता है। मतलब हर सेक्टर के लोगों को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो ये कुछ बेसिक रीजन है जिसकी वजह से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया था। हमारे इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कहाँ से अडॉप्ट किया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है फ्रंट पेज पर ही, व्हाट्सएप जो है वो कुछ अपने नई प्राइवेसी फीचर्स लेकर के आया है, इसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। दूसरा यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनके ऊपर कुछ इस तरीके की एक्टिविटी देखने को मिली है, किसी अदर इलीगल एरियाज़ में इलीगल एक्टिविटीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला, तो उसके खिलाफ में यहाँ पर कुछ केस रजिस्टर किए गए हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वो एडिटोरियल पेज पर है, और जो आर्टिकल को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर जो आर्टिकल है वो डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। राइटर ने ये बताया है कि जो डाटा प्रोटेक्शन बिल जिसको लेकर के काफ़ी लंबे टाइम से अवेट किया जा रहा था कि उसके ऊपर कुछ फाइनल रिजल्ट आएगा और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने बताया था इस डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर के कि जिसकी जो आउटलाइन है एक बिल के रूप में 2019-20 में ही रख दी गई थी, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम से भी डिस्कशन के बाद में उसको पास नहीं करवाया जा सका। तो यहाँ पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी। उन्होंने बताया कि जो भी हमारा डाटा प्रोटेक्शन बिल जिसको एज ए बिल आपने रिप्रेजेंट किया है उसमें प्रेजेंट टाइम की सर्कमस्टेंसेज के अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंज होने चाहिए, और चेंज होने के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि 81 यहाँ पर अमेंडमेंट्स उन्होंने दिए और 12 रिकमेंडेशन दी कि इन पॉइंट्स के ऊपर और काम किया जाए। देखो 2017 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने पुट्टास्वामी केस में ये बोल दिया कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। इसके बेसिस पर ही एक कमेटी का बनाया गया, कमेटी का फॉर्मेशन किया गया और कमेटी को बोला गया कि डाटा प्रोटेक्शन बिल के लिए जो भी बेसिक फीचर्स हैं वो सभी आप यहाँ पर अवेलेबल करवाओ। डाटा प्रोटेक्शन बिल की एक आउटलाइन रखी गई, जो कमेटी है उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी, इसके बाद में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि जो एक बेसिक फीचर जो है इनमें ये चेंज होने चाहिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये बोला है कि इतने अमेंडमेंट्स यहाँ पर रखने की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इतने अमेंडमेंट्स यहाँ पर रख दिए थे, तो अगर उन सभी के ऊपर काम होता तो प्रेजेंट जो बेसिक फीचर्स के साथ में जिस डाटा प्रोटेक्शन बिल को रखा था उसमें ही काफ़ी ज़्यादा चेंज करने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता। तो इसीलिए उसको क्रिएट कर दिया गया है कि दोबारा नए तरीके से, क्योंकि टाइम के साथ में जो है, और अगर हम बात करें तो कोविड के बाद से जो है वो प्राइवेसी को लेकर के जो गैजेट्स हैं उनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो प्राइवेसी जो है उन सभी को लेकर के हमें जो भी हमारे इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं वो हमें दोबारा से चेंज करनी होंगी, और प्रेजेंट टाइम के जो सर्कमस्टेंसेज हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें हमें चेंज लाना होगा, ताकि जो भी प्रेजेंट टाइम में जो भी इशू है उन सभी को यहाँ पर रेगुलेट किया जा सके और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो काम कर सके। ओके। तो इस आर्टिकल में राइटर ने बताया है कि डाटा प्रोटेक्शन जो बिल है उसको विड्रॉ तो कर लिया गवर्नमेंट ने, लेकिन उसकी कोई आउटलाइन नहीं बताई कि कब तक जो है वो दोबारा हम नया बिल लेकर के आएंगे, किस तरीके से, किन किन पॉइंट्स के ऊपर। ऐसा भी गवर्नमेंट ने नहीं बताया कि इन पॉइंट्स को हम हटाएंगे, इन पॉइंट्स को हम इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से जो है काम किया जाएगा। तो कुछ भी एक आउटलाइन जो होनी चाहिए थी उस आउटलाइन के बारे में गवर्नमेंट ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, और कब तक इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि डाटा प्रोटेक्शन जो है वो प्रेजेंट टाइम में काफ़ी मेजर इशू है हमारे इंडिया में जो डाटा प्रोटेक्शन है, और इसको लेकर के ये भी बात रखी जाती है कि किस तरीके से उसको सिक्योर किया जाएगा, अदर कंट्री जो है उसका किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से जो गवर्नमेंट है उसको अदर कंट्रीज़ को उन डाटाज़ को अवेलेबल करवाने की कोशिश करेगी या उनको सिक्योर करेगी। इन सारे बेसिक पॉइंट्स को लेकर के एक क्लेरिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि डाटा प्रोटेक्शन बिल जब रखा गया था तब भी इन पॉइंट्स के ऊपर बात की गई थी कि इन पॉइंट्स को क्लियरली रेगुलेट करने की ज़रूरत है कि जो हमारे डाटाज़ हैं उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट प्रिजर्व किया जाने वाला है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, देखो यहाँ पर साइबर क्राइम को लेकर के कुछ डाटा आए हैं, और इस आर्टिकल में बताया है कि देखो
कुछ टाइम पहले तक अगर हम देखें तो जो साइबर क्राइम के जो केसेस, जैसे 2017 में हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 88 केसेस जो हैं वो साइबर क्राइम के सामने आए थे, लेकिन 2020 में जो है वो 1102 केस जो हैं वो सामने देखने को मिले हैं। मतलब साइबर क्राइम जो है वो टाइम के साथ में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो आर्टिकल रिलेटेड है जो भी हमारे इंडिया के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उनको लेकर के रैंकिंग निकाली जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। ओके, इसमें जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको टारगेट किया जाता है। ब्रॉड पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो इसमें टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, परसेप्शन, ईच ऑफ देम इज असाइंड ए स्पेसिफिक वेटेज। इन सभी के ऊपर फोकस किया जाता है और इन सभी एरिया को एक स्पेसिफिक जो वेटेज है वो दिया जाता है। ओके, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो यहाँ पर ये जो रैंकिंग निकाली जाती है इसमें अगर हम बात करें तो लॉ, मेडिसिन, फार्मेसी, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, इन सभी सेक्टर के लिए भी अलग अलग लेवल पर जो रैंकिंग निकाली जाती है। मेजर पॉइंट क्या है, जो भी हमारे इंडिया के इंस्टीट्यूशन है उनकी रैंकिंग पता चले, उनमें पता चले कि रिसर्च के बेसिस पर वो क्या काम कर रहे हैं, एजुकेशन के बेसिस पर क्या काम किया जा रहा है, मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो किस तरीके की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहाँ पर बनाया गया है। तो इस आर्टिकल में राइटर का ये बोलना है कि रैंकिंग निकाली जाती है, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या जो भी इंस्टीट्यूशन है जिनको रैंकिंग में अच्छी रैंकिंग मिलती है उसके बारे में परफॉर्मेंस बता दी जाती है। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो हैं, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इस फॉर्म को फिल करते हैं, तो किस क्राइटेरिया में वो कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं ये बातें पता होनी चाहिए। इसको लेकर के ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने की बात की गई है इस आर्टिकल में कि कोई भी जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी ने मान लो इस परफॉर्मिंग इंडेक्स में पार्टिसिपेट किया और उसको अच्छी रैंक नहीं मिल पाई, लेकिन किन किन पॉइंट्स पर वो वीक रही है, ये सारी बातें जो है वो वेबसाइट पर परफॉर्म की जानी चाहिए। मतलब यहाँ पर जो है वो ट्रांसपेरेंसी को रेगुलेट करने की कोशिश की गई है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इनके ऊपर अपना जो भी डिसीजन है वो ले सकें और जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनमें एडमिशन लिया जा सके। इसका एक पॉइंट ये भी रखा गया है कि इस तरीके से अगर ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जाएगा तो वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अपने बेसिक फीचर्स को या बेसिक जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो भी इशू है उसको सॉल्व किया जा सके और उनकी जो रैंकिंग है वो तो टाइम के साथ में वैसे ही फिर इम्प्रूव होती जाएगी। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि इन रैंकिंग का कोई मतलब नहीं है अगर हमने ट्रांसपेरेंसी के ऊपर फोकस नहीं किया। जो सिलेक्ट हुए हैं उनके ऊपर फोकस नहीं करना, जो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं उनके ऊपर फोकस करना है कि वो सिलेक्ट क्यों नहीं हो पाए हैं। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और यहाँ पर जो आर्टिकल रिलेटेड है, देखो अभी इसरो का जो SSLV है उन्होंने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो उन्होंने कुछ सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जिसकी वजह से कुछ इशू क्रिएट हुए कि जिस ऑर्बिट में उनको एस्टेब्लिश करना था सर्कुलर ऑर्बिट में, उसकी जगह पर इलिप्टिकल जो ऑर्बिट है वहाँ पर उनको एस्टेब्लिश कर दिया गया। कुछ ऐसे सेंसर इश्यूज़ देखने को मिले जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर अडोप्शन, माइनर के अडोप्शन को लेकर के और गार्जियनशिप को लेकर के कुछ यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन की बात की गई है। कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। एक पार्लियामेंट्री पैनल ने रिकमेंडेशन दी है कि हमारे इंडिया में मदर और फादर को जो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 जो है इसके बेसिस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रीट इक्वल करने की बात रखी गई है कि हस्बैंड और वाइफ को किसी भी माइनर के गार्जियनशिप के लिए जो भी राइट्स मिलते हैं वो इक्वल होने चाहिए। जो मतलब हस्बैंड एंड वाइफ है, फादर एंड मदर है, उनके पास में इक्वल राइट्स होने चाहिए। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है कि प्रेजेंट टाइम में फादर को यहाँ पर मोर प्रेफरेंस दी जाती है अगर किसी माइनर के गार्जियनशिप की बात हो तो। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर LGBTQ जो कम्युनिटी है उसके बारे में बताया गया है कि अडॉप्शन को लेकर के कुछ यहाँ पर चेंजेस होने चाहिए। ये सारे चेंजेस की जो रिकमेंडेशन है वो पार्लियामेंट्री पैनल ने रिकमेंडेशन दी है कि इनमें चेंज होना चाहिए। एक तो जो गार्जियनशिप है उसमें चेंज होना चाहिए, दूसरा जो अडॉप्शन के जो प्रोसीजर है LGBTQ कम्युनिटी के लिए, देखो जो LGBT कम्युनिटी को जब यहाँ पर एक तरीके से प्रेफरेंस दी गई तो उसमें उसके लिए अडॉप्शन का जो प्रोसीजर है उसके लिए भी अलाउ किया गया, लेकिन कुछ बेसिक फीचर्स जो होते हैं ना जो एक क्लेरिफिकेशन देते हैं उनके ऊपर कोई पॉइंट नहीं रखा गया, जिसकी वजह से एक क्लेरिफिकेशन नहीं आ पाया कि LGBT की जो कम्युनिटी है वो अडॉप्शन का उनका प्रोसीजर जो है वो किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि इन दोनों पॉइंट्स में जो चेंजेस हैं वो होने चाहिए ताकि जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व
किया जा सके। यहाँ पर LGBTQ कम्युनिटी के बारे में बता रखा है कि अडोप्शन रेगुलेशन 2017 जो है वो LGBTQI जो कम्युनिटी है, पीपल जो है, उनके अडोप्शन के ऊपर साइलेंट है। मतलब कोई भी बेसिक बातें जो है वो उनके लिए नहीं रख रखी है। हालांकि मना भी नहीं कर रखा है, ऐसा भी नहीं बोल रखा है कि QI जो पीपल हैं वो अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रखा है। लेकिन अलाउ भी नहीं कर रखा है। किन्हीं पॉइंट्स के ऊपर क्लैरिफिकेशन जो होना चाहिए वो भी यहाँ पर नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर ये बता रखा है क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि किन किन जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं उनके बेसिस पर ये काम किया जा सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर बांग्लादेश और इंडिया के जो रिवर है, आप सभी को पता है कि अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया का जो, यहाँ देखिए मैप बना लेते हैं हम, हमारे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है उसके बारे में हम बात करें, और यहाँ पर ये बांग्लादेश है, तो यहाँ पर इंडिया से बहुत सारी रिवर जो हैं वो इस तरीके से आती हैं, स्मॉल स्मॉल रिवर। और लार्ज रिवर तो आप सभी को पता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, गंगा रिवर आती है। ओके, तो ये कुछ रिवर आती हैं। इनके वाटर शेयरिंग को लेकर के हमेशा इंडिया और जो बांग्लादेश है उनके बीच में इशू चलता रहता है। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो वाटर डील है उसको यहाँ पर डिसाइड करने की कोशिश की जा रही है। उनके बीच में जो डिस्कशन है वो इस मंथ के लास्ट में जो डिस्कशन है वो होगा। नेक्स्ट मंथ जो है वो बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जो विजिट रहेगी उस टाइम भी इसको लेकर के डिस्कशन किया जा सकता है। तो उससे पहले ही, जब उनका विजिट हो उससे पहले ही इस इश्यू को सॉल्व करने की बात रखी जा रही है, ताकि उसमें कुछ एग्रीमेंट्स के ऊपर, कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया जा सके। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश की जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उनमें अदर इश्यूज भी थे, जैसे कि अभी बॉर्डर जो है इशू है वो बना हुआ है। उससे पहले भी अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया के कुछ पार्ट ऐसे थे जो बांग्लादेश टेरिटरी में आते थे, और बांग्लादेश के कुछ पार्ट ऐसे थे जो इंडिया की टेरिटरी में आते थे। मतलब उनके ऊपर इन दोनों कंट्रीज़ का पार्ट था, इन कंट्रीज़ का जो है वो राइट था, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ में आते थे। फिर हमने 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए, जिसमें हमारे इंडिया के कुछ पार्ट जो हैं वो हमने बांग्लादेश को ही दे दिए। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये हमारे इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है। ओके, यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट हो गया इंडिया का, यहाँ पर इस तरीके से, और ये हो गया बांग्लादेश। तो कुछ ऐसे हमारे स्मॉल स्मॉल आइलैंड थे जो यहाँ पर बांग्लादेश के अंडर थे, और यहाँ पर कुछ ऐसे स्मॉल स्मॉल आइलैंड जो हैं वो इस तरीके से बांग्लादेश के इंडिया में थे। तो 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमने क्या किया कि ये वाले जो पार्ट हैं वो हमने बांग्लादेश को ही दे दिए, और ये वाले जो पार्ट है, जो यहाँ पर पार्ट थे, वो हमने ले लिए इंडिया ने, और यहाँ पर जो लोग हैं उनको फिर इसमें सिटीजनशिप भी दी गई। ओके, तो इस तरीके के जो बॉर्डर डिस्प्यूट इश्यूज हैं उनको हमने सोल्व किया। इसी तरीके से जो वाटर इश्यूज हैं उनको भी इंडिया सोल्व यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर जो बिहार में जो इशू देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से वहाँ पर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, फिर दोबारा से किसी और के साथ में अलायंस देखने को मिला, और फिर दोबारा से जो है वो एक तरीके से सपोर्ट आरजेडी और जेडीयू में देखने को मिल रहा है। जो हमारा फ्रंट पेज है उसमें टाइमलाइन भी दी गई है कि किस तरीके से आरजेडी और जेडीयू के बीच में जो रिलेशन है वो स्टार्टिंग से 1990 से बेहतरीन थे, लेकिन फिर टाइम के साथ में यहाँ पर जो है वो कुछ कन्फ्लिक्ट देखने को मिले, और जो ये दो पार्टीज़ हैं इनमें अपने अपने आइडियोलॉजी को लेकर के इन्होंने फिर अपने आप को फॉलो किया। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, फॉरेन पेज पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, इस आर्टिकल में देखो ताइवान और चाइना के बीच में जो मिलिट्री ड्रिल्स चल रहे हैं उसके बारे में बता रखा है कि चाइना ने रेगुलर यहाँ पर ताइवान के आसपास वाले एरिया में, सी एरिया, एयर एरिया, वहाँ सभी पर यहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटी की, जिसकी वजह से ताइवान को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज भी क्रिएट हुए। वहाँ के एक कनेक्टिविटी जो है उसमें भी हाल्ट क्रिएट करने की कोशिश की गई। अब यहाँ पर ताइवान जो है वो भी रेगुलर अपनी एक्सरसाइज जो है उनको कंडक्ट करवा रहा है, ताकि जो भी काउंटर करने की कोशिश की जा सके, और जिस टारगेट के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए वो फॉलो कर रहे हैं, इस तरीके की जो इश्यूज हैं अगर वो होते हैं तो उनको अपनी जो स्ट्रॉन्गनेस है, जो भी अपनी डोमिनेंस है, उसको यहाँ पर क्लियर रखनी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है कि रशिया ने ईरान की सैटेलाइट को लॉन्च किया है। देखो अभी अपन प्रेजेंट टाइम में बात करें कि रशिया और यूक्रेन का इशू होने की वजह से रशिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने, और ईरान के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। 2015 में जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसको लेकर के 2017-18 में वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर
ट्रंप जो हैं उन्होंने इस डील से अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। हालांकि प्रेजेंट टाइम में दोबारा से डिस्कशन चल रहा है, तो उसके बेसिस पर न्यूक्लियर डील से जब विड्रॉ किया तो यहाँ पर ईरान को कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है वो फेस करने पड़े। तो यहाँ पर रशिया और ईरान जो हैं वो दोनों ही सेम कैटेगरी में इस्टेब्लिश हो गई। अब जब सेम कैटेगरी में दोनों ही कंट्री इस्टेब्लिश हैं तो वो दोनों जो हैं वो अपने रिलेशंस को बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनका जो पॉइंट है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो सके कि वेस्टर्न कंट्री जो हैं वो उनके साथ में रिलेशन बनाने की कोशिश करें और जो भी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उन सभी को सॉल्व किया जा सके। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो, म्यांमार को लेकर के यूएन ने बोला है। म्यांमार में आप सभी को पता है कि म्यांमार की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर 2021 से वहाँ पर आर्मी रूल बना हुआ है। तो यूएन इन्वेस्टिगेशन ने कुछ रिपोर्ट रखी है। उन्होंने ये बोला है कि म्यांमार में ह्यूमैनिटी, जिसमें मर्डर है, टॉर्चर है, सेक्सुअल वायलेंस है, इसके अलावा और भी अगर हम बात करें तो म्यांमार में ये सारे इशू देखने को मिल रहे हैं। वहाँ के जो भी पॉपुलेशन है उनको ये सारी जो इफ़ेक्ट है वो देखने को मिल रही है। तो यूएन ने ये बात रखी है, पहले भी बार बार इन पॉइंट्स को रखा गया है कि अदर लेवल पर की जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर इस इशू को रेगुलेट करने की कोशिश करें और जो भी यहाँ पर आर्मी रूल हैं उनके साथ में डिस्कशन स्टार्ट हो। स्पेसिफिक फोकस किया गया है कि आसियान ग्रुप जो है वो इसमें इस रिजल्ट के ऊपर फोकस कर सकता है, इस म्यांमार कंट्री के ऊपर फोकस कर सकता है, जो भी प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर सॉल्यूशन लाया जा सकता है। ओके, तो ये म्यांमार की जो कंडीशन है, अगर हम बात करें हमारे इंडिया के रीजनल एरिया में जो कंट्रीज़ हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट टाइम में इशू देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, हमारे जो टेक्निकल इश्यूज हैं उनको हम जल्दी रिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और जो हमारा ओल्ड फॉर्मेट है द हिंदू डिस्कशन का, उसी फॉर्मेट में हम आपके लिए लेकर के आएंगे, ताकि जो हम स्टार्टिंग में जो न्यूज़ डिस्कस करते हैं उसको भी हम मैप के थ्रू आपके लिए डिस्कशन कर पाएँ। इसके अलावा हमारे जो अदर इनिशिएटिव हैं, जैसे कि क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज है, इसके अलावा आज़ादी सीरीज है, इन सभी को भी आप व्यू कीजिए। जिस तरीके से अभी प्रेजेंट टाइम में हम आज़ादी सीरीज चला रहे हैं, सेम इसी तरीके से हम आने वाले टाइम में अदर पॉइंट्स को लेकर के, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज या फिर और भी जैसे कि रिवर सीरीज, इस तरीके की हम सीरीज चलाएंगे जिसमें जो भी हमारी बेसिक फीचर्स हैं, बेसिक स्टैटिक जो पार्ट है, उनको हम क्वेश्चन एंड आंसर्स के थ्रू उनको कवर कर पाएँ। यहाँ पर अगर हम बात करें तो और भी हमने हिस्ट्री के जो भी, जैसे कि एनसीईआरटी हम आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं, योजना कुरुक्षेत्र के ऊपर फोकस किया जा रहा है। जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के आप मन की बात, जो भी 31 जुलाई को जो प्रोग्राम रहा था, उसके जो भी बेसिक फीचर्स हैं कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया गया, उसके नोट्स जो हैं वो हमने प्रोवाइड करवा रखे हैं आपको। तो आप जो स्टडी मटेरियल है उसमें आर्टिकल्स में जाकर के उसको जाकर के व्यू कर सकते हो। जो भी हमारी क्विज़ जो है उनको हम अपलोड करते हैं, तो जाकर के आप अटेम्प्ट कर सकते हो वेबसाइट के ऊपर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो, हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। 2023 अगर आपका टारगेट है तो हमारे जो मेंटोर्स हैं वो हमारे आपके जो सिलेबस है उसको इस तरीके से पार्ट में डिवाइड करके आपके लिए इजीली तरीके से आप अपने सिलेबस को भी तैयार कर पाओ, अपने करंट अफेयर्स को भी तैयार कर पाओ और इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपके लिए जो परफॉर्मेंस है, आपके लिए जो पेपर है वो हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। आपके जो 2023 का टारगेट है उसके अकॉर्डिंग हम मेंटरशिप प्रोग्राम में आपके काम कर रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का जो भी प्रोसीजर है वो आपको लिंक पर अवेलेबल है और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के भी व्यू कर सकते हो और मेंटरशिप प्रोग्राम को साथ में ज्वाइन कर सकते हो। आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। प्रीलिम्स और मेंस की जो परफॉर्मेंस है आपकी वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में यहाँ पर वैल्यूड की जाती है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।